नमस्कार, हरकारा के एक और डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीतीश त्यागी और मेरे साथ हैं गौरव नौटियाल। हम लोग आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिससे शायद आप सब लोग जुड़े हुए हैं। ये मान के चलते हैं कि आप या तो फ़ेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम पे हैं या फिर व्हाट्सऐप पे हैं। इन तीनों का बाज़ार दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है और जिन बातों को लेकर अब कई विवाद खड़े हो रहे हैं, उनमें एक फ़ेसबुक मतलब उनकी जो कंपनी है मेटा, मेटा कंपनी में तीनों चीज़ें आती हैं, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम और उसमें लगातार कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं जिसको लेकर अ, पश्चिम में ख़ास तौर पर संसद से लेकर वहाँ की अदालतों में बार-बार सवाल उठाए जाते हैं। उनकी प्रैक्टिसेज़ को लेकर, उनकी नीयत को लेकर और वो जिस विश्वास की और पारदर्शिता की बात करते हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अ, तो पहले गौरव से समझते हैं कि जो अभी ताज़ा मामला क्या है? ऐसा क्या हुआ है मेटा में कि जो मेटा के जो बोर्ड में जो उसका गवर्निंग बोर्ड है, जो उसको ओन करते हैं, वो लोग अ, मार्क ज़करबर्ग जो मेटा के एक तरह से मालिक हैं या जो उसको लीड करते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उसको एक नए तरह के सवाल उठ रहे हैं जो डेटा ब्रीच को लेकर है। जी, नमस्कार। तो मामला सबसे पहले तो ये बना है कि शेयरधारकों ने कंपनी के शेयरधारकों ने जी इसमें $8 अरब का मुकदमा दायर किया है। प्राइवेसी ब्रीच से जुड़ा हुआ मामला था। शेयरधारकों का कहना है कि भई इसमें जुकरबर्ग और 3 अन्य मतलब और 11 और प्रतिवादी इसमें बनाए गए कि उनसे जो कंपनी अब मुकदमा लड़ रही है या उसका नुकसान हुआ वो $8 अरब का मामला कम से कम उन्होंने बनाया कि इसकी भरपाई उन प्रतिवादियों के द्वारा किया जाए। तो शेयरधारकों का आरोप था कि जुकरबर्ग और उनकी टीम ने जानबूझकर फेसबुक यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल होने दिया। जबकि कंपनी बार-बार इस तरीके का प्रचार करती रहती है कि हम प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं और उसको लगातार मजबूत करने के लिए कंपनी के भीतर हम लोग काम करते रहते हैं। मामला 2012 का है, अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग है, एफटीसी जिसे कहते हैं, उसके साथ समझौते का सीधे उल्लंघन की यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं। कंपनी ने कहा था कि भई वो डेटा जो यूज़र्स का जो डेटा है, उसको वो सुरक्षित रखने का वादा कर रही थी, लेकिन एफटीसी के साथ वो बाँटा गया और उसका बड़े तौर पर फिर चुनावों में उपयोग हुआ। उसमें क्रॉस बॉर्डर यूज़र तक थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के ही यूज़र थे, क्रॉस बॉर्डर यूज़र भी उसमें शामिल थे। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, करिए। ओह! आ रही है, आ माफ़ रही है। कीजिएगा आप। ठीक। तो इस मामले में जब अदालत अदालत में मुकदमा गया, अदालत में गवाही देते हुए एक प्राइवेसी जो एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि भई फेसबुक की जो गोपनीयता से जुड़ी हुई नीतियाँ थी, वो बेहद भ्रामक थी। कंपनी लगातार यूज़र्स को अंधेरे में रख रही थी कि भई हम आपका डेटा जो है हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस मामले ने और उसे उजागर किया। इसके अलावा दुनिया भर में मेटा मेटा के खिलाफ प्राइवेसी ब्रीच को लेके अलग-अलग मुल्कों में मामले चले हैं, शिकायतें दर्ज हुई है। यहाँ तक कि भारत में भी 5 साल के लिए जब मेटा ने विज्ञापनदाताओं को अ, डेटा बेच दिया था यूज़र्स का, तब भारत में भी उन पे 5 साल के लिए रोक लगी थी। व्हाट्सएप वाले मामले आपको याद होगा। व्हाट्सएप मेटा का ही एक सिस्टर कंपनी या सब्सिडियरी हम उसे कह सकते हैं। बिज़नेस है, 3 तो तीनों में है। जी, 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 जी। तो 2018 में 18 से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है, जब पूरा दुनिया में शोर मचा कि मेटा मतलब किस तरीके से यूज़र्स के डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ पहुँचाने के लिए करने जा रहा था। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका उसके एक राजनीतिक सलाहकार फर्म है ये, उसने इस मामले को उजागर किया 2018 में। 2016 डोनाल्ड ट्रम्प उससे पहले ठीक 2 साल पहले 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए इसने काम किया था, इसी फर्म ने। इस फर्म ने डेटा खरीदा, उसके बाद इस डेटा का इस्तेमाल मतलब जो भी आपको मतलब आपको कैंपेन डिज़ाइन करनी है या कुछ भी करना है या आपके पास यूज़र्स की हर गतिविधि है, आपके पास उसकी प्राइवेसी का हर राज है। अब आप अपनी कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप मतलब जैसा चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को। तो मोटे तौर पे अभी जो ये मुकदमा गया है, वो अब कंपनी इन लोगों से माँग रही है कि भई हमारे जो मुकदमे में पैसे चले गए इतना 8 अरब, अब वो इन लोगों से वसूले जाएँ। जी।
और नाम तो इनमें इस बड़े-बड़े हैं। इसमें नेटफ्लिक्स का संस्थापक भी है, इसमें केवल मार्क जुकरबर्ग नहीं है, इसमें नेटफ्लिक्स के जो संस्थापक हैं, वो भी इसमें उनका भी नाम इसमें डाला गया है, जिनसे रिकवरी करने के लिए अदालत में शेयरधारक कह रहे हैं कि भाई इन इन सब लोगों से रिकवरी की जाए। मैं नाम आपको बता देता हूँ, रीड हेस्टिंग्स नाम है उनका, जो नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक है। इसके अलावा पीटर थिल भी है और मार्क आंद्रेसन, ये 4 बड़े नाम हैं। एक जुकरबर्ग, मार्क आंद्रेसन, पीटर थिल और रीड हेस्टिंग। बड़े सीईओ हैं, बड़ी कंपनियां चलाते हैं। जी। तो इसमें जो एक सवाल ये भी है कि एक तरफ तो ये सब है जो वहाँ के उनके अपने बोर्ड के अंदर हो रहा है, जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग उसको लेकर हल्ला कर रहे हैं और सवाल उठ रहा है। एक तरफ अदालतों में इस बारे में सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बात, यूरोप में इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर इनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठते हैं। तो बात तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी ने हम सबकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा बदला है, और एक आप हैं और आपके साथ आपका फेसबुक या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है। अगर आप सोचें या अपने मोबाइल की में ही झाँक के देखेंगे तो आपने अपने कितने सारे ऐसे प्राइवेट चीज़ें हैं जो जिसकी बातें आप दोस्तों से करते हैं, या आपके अपने आधार कार्ड से लेकर आपके अपने जो आइडेंटिटी के प्रूफ्स हैं, आपके अपने पासवर्ड्स हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने इन जगहों पे या तो रखी हुई हैं या यहाँ पे किसी के साथ साझा की हैं। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे एक ऐसे हाथों में जब पड़ती है जिनकी खुद की विश्वसनीयता संदिग्ध है, जो खुद ही मतलब इन चीज़ों को नहीं सँभाल पा रहे। एक एक तो है कि आप अक्षम हैं, आप निकम्मे हैं दरअसल। दूसरा ये कि आप निकम्मे दरअसल नहीं हैं, आपको पता है कि इसकी कीमत क्या है, और आप उसको उन लोगों के साथ उसमें तोल-मोल सौदे कर रहे हैं, जो इसका अ, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गैर कानूनी चीज़ों ये के लिए। किया गया है, इस्तेमाल किया गया। कर सकते नहीं, किया गया इस्तेमाल। उसकी तो मैं यही कह रहा था कि उसकी मिसालें कौन-कौन सी की कहाँ-कहाँ पे फ़ेसबुक ने उन चीज़ों को या तो बिना बताए या गैर कानूनी तरह से या फिर जिसको कहते हैं कि अनैतिक तरीके से अ, मेरा मतलब मैं और आप एक कंज़्यूमर हैं और हमारे दर्शक भी हम उसको कंज़्यूमर की तरह मान के चलते हैं। तो वो उसको किस तरह से उसका जो है मेरे डेटा का, मेरी प्राइवेसी का ब्रीच कर रहे हैं या उसको तोड़ रहे हैं या उसका एक हनन कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज की डेट में जब हमारी ज़िंदगियाँ पूरी तरीके से मोबाइल में कैद हो गई है, हमारे सारे मतलब जितनी भी प्राइवेसी के नाम पे हमारे पास एक उपकरण है, उसी के अंदर सब कुछ है। अब इस बात में मैं थोड़ा-सा जोड़ रहा हूँ। कंपनी कह रही है कि उसने 2019 से भई यूज़र्स की सिक्योरिटी में बेहिसाब पैसा खर्च किया। अरबों डॉलर उसने केवल यूज़र्स की सिक्योरिटी में खर्च किए। हालाँकि ये केवल कंपनी का दावा है, उसने अदालत में कहा और ये भी कहा कि भई हम लोग तो खुद ही धोखाधड़ी के शिकार हो गए, कैम्ब्रिज एनालिटिका के शिकार तो हम लोग खुद ही हैं, हमें नहीं पता था वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच फँसता है कि जब मतलब ये डील हुई और उससे कुछ समय पहले ये डील मतलब जब बाहर आने वाली थी, पता लगी कि भई फेसबुक क्या गुल खिला रहा है। तो जुकरबर्ग ने एक चालाकी की और अब शेयर बेच के कंपनी से और 1 अरब डॉलर तक का मुनाफ़ा उन्होंने ले लिया। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि ये जब मामला खुलेगा, बाहर आएगा, प्राइवेसी ब्रीच का तो ये बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। उससे पहले ही अपने शेयर निकाल के माल बटोर लिया जाए। तो अदालत में एक तो ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि भाई जुकरबर्ग को सब कुछ पता था, तभी वो इस तरीके से डील कर रहे थे। दूसरा आपने मुझसे पूछा कि इससे हम मतलब हम लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, भारत के लोग। भारत पे ही बात कर लेते हैं, भारत सबसे बड़ा मार्केट है आपने जो कहा। लगभग 40% लोग टोटल पॉपुलेशन के हमारे 40% 39.6% है वो टोटल। तो तकरीबन 40% हम इसे मान लेते हैं मोटे तौर पे कि भाई फेसबुक यूजर्स हमारे पास है तो और इसके अलावा इंस्टाग्राम और 40 व्हाट्सएप के 40 अगर फीसदी हम 40% दुनिया के, 40% भारत की आबादी के। 40% भारत की आबादी के जो डेटा बता रहा है तो 39.9% लोग अगर हम लोग 140 फेसबुक करोड़ मान लेते हैं कि जो आखिरी सेंसस के हिसाब से या जो अनुमानित हमारी जनसंख्या जो है हुँ। 140 करोड़ है, तो उसमें से 40% लोग फेसबुक पर हैं। तो इसका ये संख्या करीब-करीब होती है मेरे ख्याल से 60 करोड़ या 60 के 55 आस-पास। करोड़, 55 से 60 जी, करोड़ के बीच। जी।
तो अच्छा, इन पे फिर आपने कहा कि इन पे मामले कहाँ और क्या क्या लगे। तो चुनावी हस्तक्षेप के इन पे आरोप लगे कंपनी पे, बाल शोषण और मानसिक स्वास्थ्य को गड़बड़ाने तक के आरोप लगे, जो बहुत संगीन आरोप है। मतलब भारत में हम भले ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात ना करें, लेकिन यूरोप के हमको शुरू में ये ज़्यादा बात नागरिकों को करनी साथ चाहिए लेकर कि चलने वाले लोग। हमको ये शुरू में पहले बात है कि दुनिया में फेसबुक किस-किस कहाँ-कहाँ फेसबुक के रायते फैल रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे वो एक तरह से उन पे सवाल किए जा रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। फिर हम भारत पे आएँगे कि भई भारत में क्या-क्या, कैसे-कैसे और हम और आप कैसे उसको लेकर प्रभावित हो रहे हैं उससे। चलिए। ठीक। तो 2000 2024 से शुरू करते हैं। 2000 एक सेकंड, 2018 में जब ये कैम्ब्रिज का ही मामला आया, कैम्ब्रिज एनालिटिका का, तो उसने बताया कि 27 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ताओं का डेटा बिना अनुमति के हासिल किया गया, जिससे 2016 के अमेरिकी चुनाव, ट्रंप अभियान जो है, हम 2016 के अमेरिकी चुनाव की बात करें, ट्रंप अभियान और ब्रेक्जिट, जो ब्रिटेन बाहर हो गया था ईयू से, ब्रेक्जिट का जो जनमत संग्रह था, उसमें वो माइक्रो भी टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया फेसबुक से लिया गया डेटा। तो 2016 से ये कहानियां बाहर आनी शुरू हुई। 18 में मामला बना, जब छोटे छोटे सब इकट्ठे हुए होंगे मामले, तब जाके अदालत में पहुंचे कि भाई ये तो बहुत सारे हो गए। तो मतलब ब्रेक्जिट 2016 में ट्रंप का अभियान, फिर ब्रेक्जिट, वहां से ये पूरा चालू हुआ। 2025 में जाके डेलावेयर, अमेरिका का एक राज्य है, टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत मुफीद राज्य माना जाता है, उसमें बाकायदा फेसबुक से जुकरबर्ग, फेसबुक के जो मतलब सीईओ है जुकरबर्ग, उनको, मेटा के, उनको बचाया जा सके, इसके लिए कॉर्पोरेट में नीतियों में अपना बदलाव भी किया। 2025 में डेलावेयर कोर्ट में शेयर धारकों ने जो ये मुकदमा डाला था, उसमें ये भी बात कही गई कि भाई सार्वजनिक होने से पहले, जब ये खबर सार्वजनिक नहीं हुई थी, उससे पहले ही $1 बिलियन के शेयर बेचे गए। चुनावी हस्तक्षेप की बात करें तो भारत में 2024 के चुनाव में जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में ये दावा किया था, ये एक पॉडकास्ट में ये गलत दावा किया था कि 2024 में भारत की सत्ताधारी सरकार हार गई, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस समय खारिज किया। मेटा इंडिया ने माफी मांगी, इसे अनजाने में हुई गलती बताई। ठीक। इसके बाद अमेरिका में 2024 में आरएफ के जो जूनियर है, नाम मैं उनका भूल जाता हूँ कैनेडी बहुत, कैनेडी कैनेडी, सॉरी, ने मेटा पर विज्ञापन रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाई 2022 में वॉशिंगटन में $24.7 मिलियन का कैंपेन वित्त जुर्माने के तहत रोक दिया गया था। उन्होंने कैंपेन चलाया, लेकिन फेसबुक ने उसे रोका। उसके बाद मैक्सिको में 2023 में, मैक्सिको में इन पे मुकदमा हुआ, वहां पे बाल शोषण का मामला लगा, मेटा और जुकरबर्ग पर यौन शोषण और मानव तस्करी की अनुमति देने का आरोप लगा। ये भी अपने आप में एक संगीन आरोप था जो मैक्सिको में इन पे चल रहा है। 40 से ज्यादा अमेरिकी राज्यों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा भी मेटा पे दायर किया है। व्हाट्सएप पे इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने 2024 में एक रिपोर्ट आती है, व्हाट्सएप पर बाल यौन शोषण सामग्री रोकने में विफलता की आलोचना की। जो ये बार बार कहते हैं कि हम लगातार इसको सुरक्षित बना रहे हैं, जो आपका जो जो वेब का स्पेस है, इंटरनेट पे जो आपका स्पेस है, उसे हम सुरक्षित बना रहे हैं, सोशल मीडिया को, और प्राइवेसी नहीं, बाकायदा हम इसमें मतलब कंटेंट की भी छटनी करते हैं कि जो भाई हिंसक कंटेंट नहीं जाएगा। लेकिन हमने भारत में देखा है कि किस तरीके से वो लगातार, ऐसा कोई फिल्टर काम नहीं कर रहा है, लगातार नफरत से भरे हुए भाषण, नफरत से भरे हुए प्रोग्राम और बयान, इसकी बाढ़ है, आप बस सर्च करेंगे और वो भरा पड़ा है पूरा। लेकिन अमेरिका में इन पे मामला दर्ज हुआ है। फिर आते हैं 2025 में नीति परिवर्तन का एक मामला हुआ, मेटा ने स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग को बंद कर दिया। मतलब पहले वो फैक्ट चेक करता था, वो कहता था कि भाई हम पुष्टि करेंगे, जो दावा हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसे मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं, वो जानकारी जो फेसबुक में तैर रही है वो सच भी है या नहीं। लेकिन इन्होंने बाद में 2025 में अपनी पॉलिसी बदली और कम्युनिटी नोट्स उसकी जगह ले आए। अपना जो फैक्ट चेक था इनका डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा नहीं, उसकी जगह हम कम्युनिटी नोट्स ला रहे हैं। लेकिन इससे गलत सूचनाओं और हिंसा के फैलने का खतरा और बढ़ गया, जोखिम और बढ़ गया, ये बात एक्सपर्ट कहते हैं। भारत में हमने ये प्रभाव, इसका प्रभाव कब देखा, 2020 जो दिल्ली दंगे हुए,
दिल्ली दंगे या रोहिंग्या का जो संकट है, उसमें मेटा की मॉडरेशन नीतियों की बहुत आलोचना हुई थी 2020 के कोविड दंगों के में। समय भी, आपको याद होगा वो कोविड के समय भी काफी है। कोविड के समय में भी, लेकिन 2020 के दंगों में खासतौर पर मेटा की भूमिका पे बड़े सवाल उठे थे कि सरकार के कहने पे बहुत सारे यूजर्स बंद कर दिए गए जो आलोचना कर रहे थे उस हिंसा की, जो दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा था कि भैया राजधानी में चल रहा है। तो उस समय बड़े पैमाने पे एक तो रीच कम की गई, जो मतलब जो बातें बाहर जानी चाहिए थी पब्लिक में, जो हिंसा के खिलाफ बोल रहे थे, जो सरकार की आलोचना में जो भी लोग बोल रहे थे, उनकी रीच वीच कम कर दी गई, ब्लॉक किए गए बहुत सारे अकाउंट। तो इस पे भी खूब सारे आरोप लगे। फिर 2024 में ही जुकरबर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप की एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है तब विफल हो सकती है अगर सरकारी एजेंसी डिवाइस तक पहुंच जाए। इसमें इसको लेके भी बड़ी चिंताएं थी कि भाई डिवाइस तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है आज की डेट में। आप अपनी तकनीक को मजबूत करने के बजाय ये कह रहे हैं कि डिवाइस तक ना पहुंचने दे, तो ये तो कोई तर्क नहीं होता ना। किसी भी कंपनी को अगर सपोज मैंने कोई ऐप डिजाइन की और मैं उसमें वादा कर रहा हूं आपसे कि आप भाई मेरी ऐप का इस्तेमाल कीजिए, आपकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी मेरी कंपनी की है क्योंकि आपका डेटा मेरे पास आ गया, और बाद में मैं ये तर्क दूं कि आप अपने डिवाइस को बचा के रखना, भाई पुलिस वाले आएंगे तो उसे फेंक देना पहले, उससे कुछ भी निकल सकता है, या कोई भी कुछ भी, या राजनीतिक दलों के हाथ आपका कुछ डेटा लग गया, इसकी वो कोई गारंटी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये 2024 में एक और मामला बना जिस पर बवाल हुआ। फिर टेक्सास में ही 2024 में इनका मुकदमा होता है। मैं केवल 1-2 साल के डेटा बता रहा हूँ क्योंकि मुकदमों की बहुत फेहरिस्त है। टेक्सास में मुकदमा हुआ टैग 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 को लेकर, टैग जो हम लगाते हैं, टैग सुझाव को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि बायोमेट्रिक डेटा के अनधिकृत उपयोग के लिए $1.4 बिलियन का इनके बीच में फिर समझौता हुआ। 2025 में 16 बिलियन लॉगिन जो क्रेडेंशियल्स थी उसकी चोरी हुई, और ये सब भारत के थे, भारत के यूजर थे। मतलब ये थे लगभग 581.6 मिलियन फेसबुक प्लस 480 मिलियन व्हाट्सएप यूजर। इतना डेटा इनका फिर से लीक हुआ। तो अगर मतलब मार्क जुकरबर्ग की इस पूरे गेम को समझे तो वो एक तरफ तो वो इससे बहुत मोटी संपत्ति बना रहे थे। 1.5 ट्रिलियन का इनका पूरा बाजार है जिसका मूल्यांकन तकनीकी दुनिया के दिग्गज करते हैं। $1.5 ट्रिलियन, ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब गेम इतना बड़ा है कि कंपनी ने डेलावेयर के कॉर्पोरेट रूल्स बदलवा दिए, अदालत में कह दिया कि हम तो एनालिटिका के धोखे का खुद ही शिकार हुए हैं। तीसरा ये झूठ फैलाया गया कि हम लगातार यूजर्स की सुरक्षा को लेकर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि दुनिया भर में जब मुकदमे हुए तो वो ध्वस्त हो गई वो थ्योरी कंपनी की कि आप किस तरीके से सुरक्षित बना रहे हो इस साइबर स्पेस को। तो ये तीन मोटे तौर पे देखेंगे तो लगातार इनको अमेरिकी अमेरिकी संसद में भी बुला के कई बार इनसे सवाल जवाब किए गए, जिसको लेकर बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि एक चालाक जैसा एक जवाब रहे इनके। पर वो कई कई एक बार उनसे खड़ा करके माफी भी मंगवाई गई लोगों से, जो प्रभावित हुए थे वहां पे। तो ये एक सवाल इसमें गौरव ये भी है कि जितनी जवाबदेही, हालांकि वहां भी बहुत मुश्किल है, आसान तो वहां भी नहीं है, क्योंकि ये सब एक तो बिग टैग भी है और बिग मनी भी, दोनों चीजें हैं इनके पास। तो जब कोई सवाल उठाता है तो वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, और इसमें सीधे सरकार को शामिल होना पड़ेगा अगर वो खुद को जन पक्षधर कहती है। पर भारत में ये सवाल इस तरह के कभी न तो उठाए गए, और जहां जहां होता रहा ये बहुत साफ दिखलाई पड़ता है पिछले 10-11 सालों में कि किस तरह से सरकार ने और खासतौर पर सत्तारूढ़ दल ने सोशल मीडिया का अपने पक्ष में ज्यादातर प्यार से, कई जगह पैसे से और कई बार धक्के से इस्तेमाल किया। और वो दरअसल हमारी जो पब्लिक ओपिनियन जिसको हम कहते हैं कि जो जिससे जनता अपना ख्याल बनाती है सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, तो वो एक तरह से प्रभावित हुआ। बिल्कुल तो ये बिल्कुल प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इसको मामला मैं इसको जोड़ना यहाँ पे कोई चाहूंगा। एड्रेस नहीं कर रहा, इन सवालों को यहाँ पे कोई एड्रेस उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से हम यूरोप की संसदों में और अमेरिका की संसद में वहाँ के जो पब्लिक स्पेसेस में इसको लेकर जिस तरह सवाल किए जा रहे हैं।
एक तो यहाँ पे जो सवाल नहीं हो रहे उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है, आपने जैसा कहा, जो मौजूदा सरकार है वो तो सबसे बड़ी लाभार्थी ही सोशल मीडिया की है। मतलब सबसे 2014 में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया का जितना आक्रामक ढंग से भाजपा या उसके समकक्ष उस समय आम आदमी पार्टी ही ऐसी दिख रही थी जो सोशल मीडिया को एक नए टूल के तौर पे यूज कर रही थी, मतलब एक मास को कंट्रोल करने के तौर पे, जिन्होंने अपना मास तक अपनी कैंपेन को पहुंचाने के लिए इसका बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। बाकी दल धीरे धीरे आए। भारत में हुआ है जुर्माना, मैंने पहले भी कहा था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये मामला विज्ञापन के लिए उन्होंने डेटा दे दिया था। लेकिन लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम यूरोप के कंट्रीज में या पश्चिम के बाकी जो देश है वहां पे देख रहे हैं कि मेटा के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है, संसद में बाकायदा बहस हो रही है कि भाई सोशल मीडिया आम नागरिकों को, जीवन को या चुनावों को या लोकतंत्र को ही कैसे प्रभावित कर रहा है, इसको लेकर लगातार वहां बहस हुई है, बाकायदा मुकदमे कंपनी पर डाले गए हैं। एक 2018 में ही फेसबुक में व्यू एज एक फीचर था, व्यू एज का, तो उसकी सुरक्षा खामी के कारण 29 मिलियन उपयोगकर्ताओं का डेटा बाहर निकला। यूरोपीय संघ ने उसके बाद 251 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। लेकिन भारत में हम ऐसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भारत में हम पिछले दिनों हमने क्या देखा कि कई सारे यूजर्स ने यह आरोप लगाया कि भाई सोशल मीडिया कंपनियों को कह के उनका बंद करवा दिया गया। डेटा प्राइवेसी की बात तो बहुत बाद की बात है। यहाँ प्राइवेसी को लेके गंभीरता कितनी है वो बहुत आगे की बात है। मतलब हम और आप ही कितना सतर्क रहते हैं कि हमारा लीक हो जाए। हम भारत में बिल्कुल इतने लापरवाह होते हैं अपनी प्राइवेसी को लेकर आमतौर पर। मतलब एक कुछ मुट्ठी भर लोगों को आप कह सकते हो कि भाई वो बहुत सुरक्षित रखते हैं अपना, हर तरीके से डिजिटल सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न है। लेकिन मोटे तौर पे जो आम आबादी है, जो बिहार है या राजस्थान है या उत्तराखंड के गांव से जो फेसबुक यूजर फेसबुक पे गया और उसने सामान्य, उसके लिए तो वो सोशल मीडिया है, उसका डेली का दिनचर्या देखने का जरिया जो है, उसके लिए बस उतनी ही वैल्यू, वो प्राइवेसी प्राइवेसी की तो बात भी नहीं करता है भारत में आदमी। तो यहाँ पे तो हमें नागरिक चेतना की बात फिर से आएगी ना, कि नागरिक चेतना कितनी है। नागरिक चेतना के बाद ही तो इस तरीके के सवाल आएंगे कि भाई मेरी प्राइवेसी का हो गया क्या। अच्छा, ये सवाल कब आएगा हमारे दिमाग में कि मेरा डेटा फेसबुक ने लिया, वो क्या कर लेगा मेरे डेटे का। मतलब मेरे दिमाग में तो भारतीय यूजर के दिमाग में ये सवाल आता है, वो इससे आगे ये नहीं सोच रहा कि मेरे डेटा के बाद उसने मुझे मैनिपुलेट करने के लिए मेरी फीड पे किस तरीके के विज्ञापन आने शुरू हो गए। उसके बाद उसको तो मेरी पसंद और नापसंद सब पता है कि भाई मैं किन किन अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ, वो सब ट्रैक हो रहा है पूरा सिस्टम। तो तो भारत में कुल मिला के मीडिया जो भारत में मुझे जो डिवाइस, लगता है वो यही लगता है कि चेतना का मामला इतना हमारा अभी गटमट है कि हम लोग अपनी प्राइवेसी को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं देख रहा अब था कि वैसी हमारी संसद, मैं देख रहा था वही कि काम हमारी संसद भी करती है जी। मैं देख रहा था कि रोज जो है भारत का जो एक औसतन जो डिवाइस पे जो लोग हैं वो करीब रोज ढाई घंटे से 3 घंटे जो है वो डिवाइस पर रहते हैं। और साथ ही जो है, तो इसको अगर हम सालाना हिसाब से देखें तो ये 2 महीने से ज्यादा का वक्त है साल भर में, अगर पूरे के पूरे 24 घंटे को हम दिन मान के चलते हैं तो। नहीं तो ये इसको हम 8 से उसको 3 से और गुणा करेंगे तो ये करीब करीब 3 या 4 महीने होता है। अगर हम उसको एक वर्किंग डे की तरह माने कि 8 घंटे की शिफ्ट जैसे होती है कि 8 घंटे लोग काम करते हैं, तो वैसा मान लेंगे तो हम महीने में करीब करीब साल में 3 से 4 महीने जो है हम इसमें लगा रहे हैं डिवाइस पे। तो हमारी जो निर्भरता है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, और उसको लेकर फेसबुक और बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितने संजीदा हैं इस बारे में हम बहुत लोग बहुत अधिक नहीं सोच रहे हैं। हमारी सरकार इस कमजोरी का फायदा उठा रही है, हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रही है, और इसकी जवाबदेही दरअसल किसी की नहीं है। तो जैसे बसों में लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो ये कुछ उस तरह से है कि आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता।
और फिर जब हम देखते हैं कि जब ये साइबर स्कैम्स चल रहे हैं, साइबर डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लोगों के, और ये सब बाकी चीजें जो हो रही हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका डेटा कहीं ना कहीं किसी ने लीक किया है। वो आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जा रहा है, आपसे पासवर्ड निकाल के सब चीजें चेक की जा रही हैं। ये सब इसलिए भी हो रहा है, और इसके पास इतनी, मेरे ख्याल से अब हमारे जीवन में हमारे मोबाइल से नजदीक कोई भी व्यक्ति भी नहीं है दरअसल। हम चाहे जो भी बोलें कि हम अपने माँ बाप के बारे में बात करें, अपने परिवार के बारे में बात करें, अपने बच्चों के बारे में बात करें, पर दरअसल हम सबसे ज्यादा समय अपने डिवाइस और डिवाइस पर ज़्यादातर सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वो हमारा एक तरह से न्यूरो साइकोलॉजिकल तरीके से वो हम पे एक तरह से हावी है, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस पर भी काफी सारा रिसर्च हुआ है इसको लेकर। पर सवाल इस बात का है कि मैं यहाँ पे एक बात जोड़ रहा हूँ। आपने जो कहा कि भाई हम लोगों का ज्यादातर वक्त मोबाइल में ही गुजर रहा है, और हम ये बात यहाँ भारत में बैठकर कर रहे हैं जहाँ मेटा के सबसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं। मैं इसमें ये बात जोड़ता, एक फिल्म है सोशल डिलेमा, वो सबको देखनी चाहिए। वो आपको बताता है कि कैसे जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से नागरिक समुदाय को ही नियंत्रित कर दे रहा है। सरकारें तो छोड़िए, उसने पूरा आपका देश के देश, आपकी पसंद नापसंद सब कुछ वो नियंत्रण में है। माइक्रो टारगेटिंग जो एड आपको मिलते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, आपने बात किया घर में और आप बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ की भाई आज एक प्रेशर कुकर खरीदना है, थोड़ी देर बाद क्योंकि आपने सारे आप जब किसी भी नए ऐप को लेते हैं तो वो मांगता है कि भाई परमिशन दे दीजिए हमें। उसमें आप किस किस की परमिशन देते हो? कैमरे की, वॉइस रिकॉर्डर की, सब चीज की। आपने प्रेशर कुकर का जिक्र किया घर में, थोड़ी देर बाद आपकी फेसबुक टाइमलाइन पे हॉकिंग से लेके और तमाम तरीके की जितनी भारत में कंपनियां होंगी उनके विज्ञापन अपने आप दिखने लग जाएंगे। तो इस लेवल तक माइक्रो जो बार बार जिस बात को लेके यूरोप में मुकदमे भी मामले दायर हुए हैं कि भाई ये माइक्रो टारगेटेड जो विज्ञापन आप ला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप तो निजी जिंदगियों में घुस गए ना, आपने एक मंच बनाया था। वो थोड़ा सा हमें हमें इस बारे में अलग से बात करनी चाहिए। पर फिलहाल तो ये कि ये जो अभी हमने जो बात की वो 3-4 चीजों को लेकर थी। एक, फेसबुक के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको खुद ही फेसबुक पर यकीन नहीं है। आपको है, पर आप और मैं मुझको यकीन करना पड़ता है, और लोग उसको यकीन करते हैं। एक बात जो रेखांकित करने की बात है। दूसरी बात की बहुत सारे जो पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं जो कि फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसको ठीक से निभाते नहीं हैं। वो हमारा विश्वास जीतने की बात तो करते हैं कि आपका डेटा सेफ है और आपकी प्राइवेसी बनी हुई है, पर वो उसको बना के नहीं रखते हैं। तीसरा, वो बच्चों के साथ उनका जो बर्ताव रहा है वो लगातार बहुत खराब रहा है। जैसे कि मुझे याद है कि इंस्टाग्राम के ब्रिटेन में काफी इस बारे में हल्ला हुआ था कि वहाँ 8 साल जैसी छोटी बच्चियों को उनको बॉडी शेमिंग उनकी की जाती है। बॉडी शेमिंग का मतलब ये है कि उनको बताया जाए कि तुम बहुत मोटे हो, या तुम्हारी जो है तुम्हारा शरीर जो है वो, खासतौर पर लड़कियों के लिए, कि वो बहुत जो है तुम मिसफिट हो, बेसिकली उनको बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके अलग अलग तरह से गुजर रहे होते हैं, वो उनको इसको बताना चाहिए। पर ये सब साबित है, ये सब के बारे में चीजें सामने हैं। उन चीजों को, वो चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, खासतौर पे इसलिए भी कि अर्थात हिंदी भाषी मुख्य धारा के मीडिया में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या हमारी सरकारें इस बारे में बात करना शायद ठीक महसूस नहीं करती हैं। हरकारा ये कोशिश जरूर करेगा कि हम इसको बारे में हम सबसे लगातार बात करते रहें कि आप और आपका सोशल मीडिया दरअसल किस तरह की, जितना सरल सीधा सहज संबंध आपको दिख रहा है, दरअसल वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। और उस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को हम लोग लगातार जो है रेखांकित करते चलेंगे हरकारा गीत में लेकर। तो आज के इस बातचीत को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, पर सजग रहिए, जागरूक एक बात रहिए। मैं जोड़ दूं चलते चलते, एक बात, ये अब सोशल मीडिया मास वेपन की तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करने लगा है। मतलब जो डेटा को लेकर लड़ाई है वो अंत में इसी तरफ जाती है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है उसमें सब लोग हैं उसमें।
उसमें एडवर्टाइजर भी है, मार्केट उसमें बहुत सारा कॉमर्स है, उसमें बहुत सारे पैसे को लेकर भी है, क्योंकि अब सब कुछ जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारा हमारा मनोरंजन, हमारा टाइम पास, हमारा पैसा, सब कुछ जो है हम अपने मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक सबसे हर तरह से वो एक अस्त्र भी है, वो एक हथियार भी है, वो एक औज़ार भी है, कई तरह से हो रहा है। तो पर जी, मेरा हमारा ये कहना है कि आज के प्रोग्राम को खत्म करते हुए कि आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, आँखें खोलकर, कान खोलकर देखिए कि आपके आस-पास क्या हो रहा है। ये बात भी सच है कि हमको बहुत सारी बढ़िया कहानियाँ जानने को मिली, हमको बहुत सारा क्या बोलते हैं, हमारी जो समझ, आपदा संवेदना, हम प्रबंधन में बहुत आपदा सारी जगहों प्रबंधन पे में जो मुझे इस्तेमाल भारत में एसओएस जब जारी होता है आपदा के नहीं, दौरान, उस समय ये लगता है कि यार सोशल मीडिया ये अच्छी चीज़ है। ये कहा जाता है, हम लोग जो पत्रकारिता में हैं कि ये खबर कि लादेन को इस समय मार गिराया जा रहा है, वो एक उसके पास खड़े कहीं पास में रहने वाले एक डॉक्टर के मकान में जो जगह हुआ था उस समय, तो उसने उसको नोट करके ट्वीट किया। तो जो ब्रेक की खबर वो किसी जर्नलिस्ट ने ब्रेक नहीं की थी कि लादेन को जो है मार दिया गया, एबटाबाद में, पाकिस्तान में। तो हाँ, वो सब बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, पर ये जो बाकी चीज़ें जो उसकी 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 जो उसको बोलते हैं ना कि भेड़ की खाल में बैठ के जो भेड़िया आपके साथ जो कर रहा है, वो भी जानने समझने की ज़रूरत है, और इसलिए हम उस साझा समझ को बढ़ाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। आज की बात के लिए गौरव आपका धन्यवाद, और आप सबका भी, ओके, कि जिन्होंने इस बात को सुना, और अगर आपको ये बात पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये प्रोग्राम उन सारे लोगों को, मुझे पता है कि पक्का पता है कि आप उनको जानते हैं, जो लोग बहुत ही फुल टाइम लगे रहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि शायद उनकी मदद हो सके इस प्रोग्राम के ज़रिए, कि वो शायद, जैसे बहुत सारी इस देश में बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार और यकायक खतरे में चली जाती हैं, तो कहीं उनकी प्राइवेसी और उनका जो डेटा है, वो कहीं खतरे में ना चला जाए। बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख़्याल रखिए। अ, अभी के लिए नमस्कार, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।